हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास टॉक्स। मैं भारत भूषण आप सबों का स्वागत करता हूं अभ्यास टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक आईआईटीएन, एक सैनिक स्कूल एलुमनाई, 3 बार के यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके। ये बच्चों के चहेते, ये बच्चे को डांटते नहीं, रोस्ट करते हैं। आशा करते हैं आज हमारी कुर्सी का मान रखते हुए हमें रोस्ट नहीं करेंगे। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू अभ्यास टॉक्स। गुड इवनिंग भरत, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं सर। सर सबसे पहले आप अपने चाइल्डहुड, अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए सर। आप बचपन में कैसे बच्चे थे सर? बचपन में मैं कैसा बच्चा था? किस बारे में जानना चाहते हो? सर कि एज पढ़ाई के मामले में कि ओवरऑल? सर ओवरऑल, जैसे क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 का फेज होता है। आजकल लर्निंग फेज के साथ साथ बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखते हैं सर। उस टाइम आप कैसे थे सर? मतलब बचपन में अगर मैं जहाँ तक सोचो, अगर जैसे तुम कह रहे हो 5th 6th 7th 8th क्लास, तो उस समय तो पढ़ाई वाज लीस्ट ऑफ द गोल। कि मतलब पढ़ाई पढ़ते थे लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, है ना। वो कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कि कंपटीशन के लिए पढ़ना है, ऐसा कुछ। जैसे मैंने जब सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, तो इट वाज जस्ट फॉर कि पापा ने कहा था कि ये फॉर्म आया है, ये भर 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 दो, भर दिया कि अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने चलो। एग्ज़ाम दे दिया बिना पढ़े, ऐसा कुछ उस समय था नहीं कि सैनिक स्कूल जाना है। फिर पापा ने कहा कि हाँ एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल दे दो, मेडिकल दे दिया। अब मेडिकल हो गया, चलो अब इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू। फिर ये सब होने के बाद पापा बोले चलो बैग वैग बांधो, हॉस्टल जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ाई में इतना ज़्यादा, ठीक ठाक था, अच्छा था। पढ़ने में मज़ा आता था, ऐसा नहीं था पढ़ाई बोझ लगती थी। पढ़ने में मज़ा आता था, चीज़ें सीखने को मिलती थी। लेकिन जब सैनिक स्कूल में जाने के बाद थोड़ा मतलब ऐसे, तब भी पढ़ने में तो मज़ा आता था, लेकिन जब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अलग अलग फील्ड्स में करने के लिए, तो पढ़ाई मैं कहूँगा 100% में से 5%, बाकी 95% एक्स्ट्रा करिकुलर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हो रहा था अपने आप। फोकस नहीं किया उस पर, बस अपने आप हो रहा था। सर जैसे आजकल बच्चे 8, 9, 10th में ही अपना गोल सेट कर रहे हैं, आपके लाइफ में उस समय कोई ऐसा कुछ नहीं था कि क्या करना है? उस समय तक हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं हुआ करती थी ना। आजकल के बच्चों के पास है कि मतलब एक छोटे से छोटा, आप कह लो 3rd 4th क्लास का बच्चा भी जानता है कि IIT क्या होता है, नीट क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है ना। कि आजकल सोशल मीडिया भी एक जॉनर ऑफ जॉब्स हो गया है। तो आजकल के बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, है ना, वाया इंटरनेट कह सकते हो। हमारे पास उस समय क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जो घर वालों ने बता दिया वो ठीक है। जो घर वाले प्रोफेशन करते हैं उतने ही देखे होते थे। प्रोफेशंस नए नए क्या होते हैं ये लोगों को देख के पता चलता था, नेट से नहीं पता चलता था। सर तो बचपन से आप टॉपर थे या बैकवेंचर भी रहे हुए हैं? नहीं, मैं तो कभी टॉपर नहीं था। अच्छा, कभी टॉपर नहीं था मैं। सर तो बैक बेंचर रहकर आप इतने बड़े लेवल पर कैसे, ये इस फेज कैसे किए सर? मतलब मैंने कहा ना कि मुझे कभी भी ऐसे वो कि मुझे फर्स्ट आना है, अच्छा, मुझे टॉप करना है, वो वाला नहीं था। कि हाँ पढ़ा, नॉलेज आ गई, समझ में आ गया, बस इनफ। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब ये, जैसे हमारे राजस्थान साइड में मरी आती है बोलते हैं, मतलब जोर आता है वापस बार बार रिविजन्स करने में। कि आपको अगर सक्सीड करना है तो आपको बार बार रिविजन्स करने पड़ेंगे, है ना। आपको अपना एक्सप्रेसिबिलिटी मेरे साथ ऐसा था कि हाँ मेरे को समझ में आ गया है, दैट्स इट। अब मैं अपने लैंग्वेज में बोल दूंगा। जैसे बच्चों को मैंने देखा है कि रटते रहते हैं आंसर्स, कब तक रटोगे, है ना। 2nd 3rd 4th 5th जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे, रटने का काम नहीं आने वाला। तो अब वो मैं कभी भी ऐसा था ही नहीं जो रट पाऊँ चीज़ों को, है ना। मेरे लिए हमेशा था कि हाँ मैंने समझ लिया है, अब मैं इसे अपनी भाषा में लिखाऊंगा एग्जाम में। तो इसलिए मैं कभी टॉप नहीं कर पाया, क्योंकि एक समझ के लिखने में टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी थी, धीरे धीरे इंप्रूव हुई वैसे लिखने में, और एक रटा हुआ आंसर लिखने में नंबर ऑब्वियसली रटे हुए ज़्यादा मिलेंगे। तो एक ये कारण कह सकते हो टॉप नहीं किया। और वैसे कभी टॉप करने का मन भी नहीं था कि मुझे टॉप आना है। सर उस समय स्टडी के अलावा आप और क्या क्या करते थे कुछ? स्टडी के अलावा मतलब लिटरली पूरा टाइम तो बस खेलने कूदने, शैतानियाँ करने, मजे करने में, हॉस्टल लाइफ में दोस्तों में ही जाता था। स्टडीज़ के अलावा तो मतलब ये मान लो स्टडीज़ के अलावा सब कुछ किया है। IIT BHU का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस समय का? IIT BHU का बहुत अच्छा था। मतलब सेम, अगर जहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कि आपको किस तरह का माहौल मिलता है, तो जिस तरह का सैनिक स्कूल में था कि पढ़ाई के अलावा आपको हर तरीका का माहौल मिलेगा। IITs में, IIT BHU की नहीं कह रहा, हर IITs में आपको जो करना चाहते हो उसका माहौल मिलेगा। आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने के लिए स्टडी सर्कल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप अपनी ब्रांच के अलावा कुछ पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी आपको सर्कल्स मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में थिएटर करना है, डांस करना है,
आर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, फोटोग्राफी करनी है, सिनेमेटिक करना है, सब कुछ करने के लिए आपको एक नेक्स्ट सर्किल मिलेगा वहाँ पे, है ना, क्लब्स मिलेंगे। तो मतलब वहाँ पे बस आईआईटीज में ऐसा है कि द ओनली लिमिटेशन इज योर थॉट, कि तुम क्या करना चाहते हो, वहाँ पे सब उपलब्ध है, बस एक बार पहुँच। सर जेई आज के बच्चों को जेई क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या हार्ड वर्क? आज के टाइम में तो दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब अब ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन है, क्योंकि अब एजुकेशन मैं कहूँगा डेमोक्रेटाइज हो गई है ना। अगर आपको पढ़ना है तो पैसा या फिर शहर के मोहताज नहीं होगा। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है तो आपके मैटर आप फ़ोन से भी कर सकते हो, अगर आपके पास मोटिवेशन है इनफ, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का तो अब कोई दूसरा है ही नहीं कि बिना हार्ड वर्क के या बिना स्मार्ट वर्क के हो जाएगा। दोनों करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे आईआईटी में जाना है, अच्छी ब्रांच लेनी है, या फिर मैं तो कहूँगा आईआईटी भी निकालना है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सर जैसे आपने सर यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया है सर, तो हमारे हिसाब से आईआईटी ज़्यादा क्रैक करना ज़्यादा टफ है या यूपीएससी? मतलब ऐसा है कि आईआईटी यूपीएससी दोनों की बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि जिसने आईआईटी निकाल लिया है वो यूपीएससी निकाल ही सकता है, या जिसने यूपीएससी निकाला है वो आईआईटी निकाल ही सकता है। दोनों की अपनी इंडिविजुअल डिमांड्स हैं ना। जहाँ पे एक आईआईटी आपको ये टेस्ट करता है कि क्या आप इतने डीप कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक ही झरोके से देख पाते हो या नहीं, है ना। 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ एक ही क्वेश्चन में कनेक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। आपकी क्या उस डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है उन चैप्टर्स को लेके, एक टॉपिक को लेके, है ना। कई बार हमने ऐसे देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन भी कॉम्बाइन, एक कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसमें फिजिक्स की नॉलेज भी यूज़ हो, केमिस्ट्री की नॉलेज भी यूज़ हो। ऐसा होता है, और ये आप तभी कर सकते हो, रट के नहीं कर सकते आप ये चीज़ें। अगर आपको आईआईटी एडवांस का आपने कोई भी एग्ज़ाम देखा होगा, पेपर देखा होगा, तो आपको उसमें स्कोर करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। लेकिन वहीं अगर मतलब जब मैं यूपीएससी की बात करता हूँ तो वो बहुत ही अलग एरिनाज में आपको टेस्ट करता है। जैसे मतलब उसके यूपीएससी के भी तीनों स्टेजेस एकदम पोल्स अपार्ट है सब एक दूसरे से। जैसे प्रीलिम्स में कहूँगा, जैसे इस बार भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि ऐसा पेपर बना दिया आपकी सिलेबस से बाहर है, सिलेबस की चीज़ें नहीं आती। हर साल से ऐसा ही आ रहा है। जब से मैं दिया था 2019 में मैंने पहली बार दिया था, तब से ऐसे ही आ रहा है, कुछ नया नहीं हुआ है ना। मतलब प्रीलिम्स में जो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेरे को चीज़ें काम में आई हैं वो हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस से। इस बार का भी मैंने पेपर देखा है तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये कह दूँ कि मुझे बहुत आता है या फिर मैं ये कह दूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना। ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, है ना, कौन सा क्वेश्चन का में कौन सा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, इस ऐसे एलिमिनेट करना, है ना। आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन किसी बुक में मिल जाएंगे, किसी सिलेबस के पार्ट हो जाएंगे। आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा कि मेरी एक्यूरेसी लगभग कैसी वर्क करती है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। जैसे जब भी मैंने जब लास्ट प्रीलिम्स मैंने दिया था तो मैं यहाँ पे आ चुका था, तब तक बिना पढ़े दिया था, और उस समय भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ था, वो पार था। तो वो इसलिए था क्योंकि अब उसमें ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पढ़ के दिया था, बस ऐसा था कि मुझे उस एग्ज़ाम को, उस प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करना है वो आता था। वहीं मेंस की बात करूँ तो हाँ, मेंस में कहीं मैं थोड़ा बहुत लैग करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी रिवीजन बार बार करने की आदत नहीं है। मेंस में आपको चाहिए कि आपको करीबन 50 पेज लिखने हैं 3 घंटे में, है ना। अब 50 पेज आप रुक नहीं सकते। अगर आप रुक गए, मेरे को तो ऐसा लगता था कि अगर मैं पेपर के बीच में पानी भी पी लूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। सर आपने स्कूल लाइफ में ज़्यादा बंक मारी है क्लासेस या कॉलेज लाइफ में? कब आपने सबसे ज़्यादा मस्ती कौन से लाइफ में की है, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ में बहुत बंक मारा है। एक मुझे इंसिडेंट याद आता है कि एक सर थे, नाम तो कह लूँ, लेकिन उनके ऐसा था कि उनकी क्लास में प्रॉक्सी आसानी से लग जाती है। ये था प्रॉक्सी, मतलब कि किसी और ने तुम्हारी जगह यस सर अटेंडेंस बोल दिया ना, तो अब मुझे लगता था कि उस पर तो प्रॉक्सी लगी जाती होगी, कोई ना कोई लगा ही देता होगा। तो ये सोचते हुए उनकी क्लास ही नहीं गया कभी। फिर जब एंड में एग्ज़ाम्स होने वाले थे, एंड सेम, तो मतलब ऐसे आए कि दो बच्चे थे, मेरे साथ एक और था, कि इन 2 बच्चों की अटेंडेंस नहीं है तो इनको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो चलो किसी तरह से गिर पड़ के सर से गिड़गिड़ा के परमिशन मांगी जाएगी। अब मैं गया सर के पास, सर ने अटेंडेंस रजिस्टर मेरे आगे रखा, मैंने खोला, पूरे सेमेस्टर में 2 प्रेजेंट थी।
तो मैंने चुपचाप रजिस्टर बंद किया, सर ठीक है मैं वापस समर टर्म में आ जाऊँगा। तो फिर मैंने उसको पेपर को वापस दिया। पर ऐसा था कि हाँ नंबर तो बढ़िया ही आए, लेकिन वो भी था कि अब किस मुंह से बोलूँ सर को कि सर प्लीज़ दे रहे दो एग्ज़ाम, जब अटेंडेंस ही दो है। फिर जाके जो हॉस्टल में जाके मैंने साथ वालों को बोला कि तुम सबकी प्रेजेंट लगाते हो, मेरे ही नहीं लगा सकते। वो भी ये कह रहे थे, हमें भी लगता था कोई लगा देता होगा। सर जितने भी क्लास आपने बंक मारते थे उस समय कहाँ जाते थे सर, क्या सोते करते थे? रूटीन ऐसा होता था कि रात भर बैठ के सीरीज देखेंगे। अच्छा फिर सुबह ब्रेकफास्ट होगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर सो जाएंगे। अच्छा, उसमें सर दोस्तों की चौकड़ी थी या सिर्फ आप दो तीन गिने चुने दोस्त होते हैं? नहीं बहुत थे। मतलब ऐसा था कि जो टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं अटेंडेंस के मामले में, उनमें रेगुलरली जाते थे। हाँ, लेकिन जब पता है कि हाँ इस क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, एंड में पता है सीनियर से पता चल जाता है कि ये प्रॉफलाइट है, इस प्रोफेसर में ढंग से रहना है, ये प्रोफेसर तो फेल ही कर देगा अगर, तो वो पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो पहले से तैयार देते हैं हाँ इस क्लास में अच्छे से जाना है, इस क्लास में नहीं जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ऐसा था। सर इसको लेकर कभी घर पे कॉल गई है, फैमिली को पता चले हैं कि ये हमने तो भेजा है वहाँ पढ़ने के लिए, बच्चे वहाँ? नहीं कॉलेज से घर पे कहीं कभी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, अनटिल अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ इनडिसिप्लिन वगैरह ना कर दो। मतलब जैसे डिस्को कमेटी होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, तो लोगों के ऊपर वो भी बैठी है और घर पे पता भी नहीं चला है। सर तो आपने आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी उतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की, इतने बड़ा चिल किया, मस्ती की है, उसके बाद सर आपके माइंड में कैसे आया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, दैट वाज ऑलवेज द प्लान कि जब आपको दिखता है ना कि यू हैव द कैलिबर, तो यू ऑलवेज वांट टू टेस्ट योरसेल्फ इन न्यू वाटर्स कि अब क्या, और वो है ना एक किक मिलती है, नई छोटे छोटे अचीवमेंट्स हो चाहे बड़े बड़े अचीवमेंट्स में एक किक मिलती है कि ये हो गया अब क्या, ये हो गया अब क्या, है ना। वो एक मोनोटोनस लाइफ जीना कि हाँ कि बस बैठे हैं टाइम पे सैलरी आ रही है, वो पसंद नहीं है। जब तुम नए नए पहाड़ों को देखते हो, उनको क्रॉस करते हो, वही बात है ना कि एक पहाड़ क्रॉस किया, उसको पार किया, एक और बड़ा पहाड़ है, उसको भी करके देखते हैं ट्राई, तो वैसा है। पर एक बात हाँ, वो लाइफ में एक टाइम के बाद एक वो मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ अब ठीक है, अब सेटल होना है, तब फिर अभ्यास था ही। सर यूपीएससी इंटरव्यू में कैंडिडेट को क्या चीज़ अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करके जानी चाहिए? मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू तो मैं कहूँगा कि जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वो वैसा है ही नहीं, है ना। मतलब इवन इन यूपीएससी सर्कल्स लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सब पढ़ लूँ, करंट अफेयर भी एकदम सही से होने चाहिए, ये वो हाँ वो एकदम बेसिक है, पर वो 100% चीज़ नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है यूपीएससी के लिए, कि आप अलग अलग तरह की सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हो, है ना। कि प्रेशर सिचुएशन होगी तो आपका नेचुरल टेंडेंसी क्या है। जैसे जो मैं अपना काम डिमीनियर देखता हूँ वो प्राइमरीली यूपीएससी इंटरव्यू के कारण ही आया है। मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ना बोलना तो नहीं पता तो ना बोल दो, क्या प्रॉब्लम है सर। लोगों को इससे डर लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा मुझे तो क्या होगा। लगातार 10 क्वेश्चन का आंसर ना बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप मतलब आप वो आपको देखेंगे ना कि आप बहुत ही ज़्यादा एकदम काम हो, चिल हो, तो वो फिर आपको प्रेशर सिचुएशन में ट्राई करेंगे कि वहाँ पे कैसा बिहेवियर है। अगर आप बहुत ही एकदम ऐसा लग रहे हो कि डरा सहमा सा बैठा है, तो उनका पहला थॉट प्रोसेस होगा इसको पहले काम करते हैं ताकि पर्सनालिटी रियल बाहर निकल के आए। तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू लेने, जैसे अगर देखोगे तो यूपीएससी का नाम यूपीएससी इंटरव्यू नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट। तो वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं आपकी। हाँ मतलब मैं ये कहूँगा थोड़ा सा ये फॉरेस्ट सर्विसेज में वो थोड़ा सा हाँ आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं। सर आपने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, उसका कोई मेमोरेबल कोई चीज़ याद हो आज तक? मतलब मुझे कोई तो इंसिडेंस अच्छा है, बड़ा इंसिडेंस हुआ हो? मुझे अपने तीनों इंटरव्यूज एकदम बिल्कुल बाय द सेकंड याद है। मतलब क्योंकि एक तो आप उस जोन में होते हो कि आप एक बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट है वो आपका, कि आपने पूरे साल भर पहले प्रीलिम्स दिया है, फिर मेंस दिया है, फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो एक तरह से वो आपके कोर मेमोरीज होती हैं। जैसे मतलब मैं अपना पहला इंटरव्यू याद करता हूँ तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा था कि क्या कहते हैं जैसे मतलब काम नहीं था। जैसे क्या होता है कि अब जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन, है ना। एड्रेनलिन आपको क्या करता है कि आपको या फाइट एंड फ्लाइट वाला सिंड्रोम देता है कि आप किसी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो
तो आपको फाइट करने की शक्ति देगा, लड़ने की शक्ति देगा। और जैसे ही उसको आपके माइंड को लगेगा कि नहीं अब नहीं लड़ पाएंगे, अब हारने वाली सिचुएशंस आ गई है, तो फिर वो आपको भागने की भी क्षमता देता है, फाइट एंड फ्लाइट। तो पहली बार जब मैं गया था तो फाइट से फ्लाइट वाला बहुत जल्दी आया था कि जैसे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में गए, 4-5 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो आपके जल्दी से खत्म हो जाए, बस निकलना है। फर्स्ट टाइम वाज दैट। और सेकंड टाइम वाज दैट कि अरे खत्म हो गया। सेकंड टाइम वैसा था। तो फर्स्ट मतलब, और वो करीबन ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम, अराउंड 1.5 ईयर का टाइम पीरियड था बीच में, और 1.5 ईयर में मैं इतना चेंज हो चुका था कि मुझे वहाँ पे बैठ के, उस राउंड टेबल पे बैठ के मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ बैठ के दिन भर बात करवा लो, अच्छा लग रहा है, ऐसा था। मैं भी ये भी कह लो कि ज़्यादा समझदार हो गया था, ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, एक बार उस सिचुएशन को देख चुका था, है ना, कि तो ईज आउट हो गया था काफ़ी। और थर्ड तो मैं ऐसा था कि मतलब मुझे थर्ड में तो ऐसा था कि बिल्कुल कन्वर्सेशन, बातें ही चल रही थी, कोई ऐसा कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इंटरव्यू चल रहा है। सर यूपीएससी इंटरव्यू के एक रात, फर्स्ट जब पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू देने गए थे सर, तो उसके एक दिन पहले रात का कहानी, रात को सोने वक्त कभी माइंड में चला था कि क्या कल इंटरव्यू देने जाना है? नींद नहीं आती है पहले इंटरव्यू में, तो नहीं आती नहीं। चाहे पहला इंटरव्यू कह लो, चाहे पहली बार जब मेंस लिखने जा रहे हो, तो मेंस भी बहुत रिग्रेट, तो जब भी ऐसे तो नहीं आती होगी, मेरे को भी लगता है जो भी क्रिकेटर डेब्यू करता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहली रात तो नींद नहीं आती होगी कई कल क्या होगा। जो सो पा रहा है वो तो फिर सबसे एकदम बिल्कुल काम इंसान है। सर हम लोग रील में देखते हैं, यूपीएससी मूवी में देखते हैं यूपीएससी इंटरव्यू का सेक्शन, और रियल में कितना डिफरेंस है? आपने सिर्फ 3 बार तो इंटरव्यू दिया है, हाँ, तो बहुत उसका difference एक्सपीरियंस कैसा है, क्या डिफरेंस है उसमें? जो रीलों पे देखते हो ना, वो दिखावटी ज़्यादा होता है, दिखावटी, चाहे वो क्वेश्चंस के लेवल को ले लो, चाहे वो किस सेटअप में इंटरव्यू हो रहा है उसे ले लो। जैसे तुमने रीलों में देखा होगा ना कि ये दृष्टि इस रीजन है इसमें कि एक बड़ी सी टेबल है, उस पर 4 जने ऐसे बैठे हैं, है ना, 4 कदम दूरी पे कोई एस्पिरेंट बैठा हुआ है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मतलब अलग अलग सेटअप्स हैं, अलग अलग चेयरमैन्स हैं यूपीएससी के, तो सबके रूम्स अलग अलग होते हैं थोड़े। तो कुछ ऑफिसेज या फिर इंटरव्यू रूम्स ऐसे भी हैं कि मतलब काफ़ी ठीक ठाक साइज की राउंड टेबल है, जैसे जितना दूर अभी हम बैठे हैं, है ना, इतना दूर तुम्हारे नियरेस्ट बंदा इतना दूर है ना, दूसरा थोड़ा सा और दूर है, तीसरा थोड़ा सा और दूर है, चौथा इधर, 5वां इधर, ऐसे राउंड टेबल में। कुछ इंटरव्यू रूम्स ऐसे भी हैं कि मैं ऐसे हाथ, वो मेरे को ऐसे करे तो मैं टच हो जाए, अच्छा, इतने पास भी बैठे रहते हैं। तो वो मतलब किस्मत कह लो, किसी भी कह लो कि रूम्स अलग अलग तरह, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बिल्कुल आप घुसेंगे 5 कदम लेके रूम में आएंगे, फिर आपके बीच में कुर्सी लगी होगी, सामने लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सभ्य तरीके से इंटरव्यू होता है, मतलब बिल्कुल। हाँ, एक ही चीज़ मैच करती है सही से कि जो पूछने का तरीका है, जैसे इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि अगर 5 जने बैठे हैं पैनल में, तो पहला इंसान पूछेगा, फिर दूसरा पूछेगा, फिर तीसरा, नंबर वाइज आराम से। और मतलब कुछ बाकी जो कोचिंग्स भी हैं तो वो भी ऐसे ही कि पहले एक ने पूछा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले इधर से एक पूछ रहा है, फिर उधर से एक पूछ रहा है, फिर उधर से एक पूछ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। सर अपने आईआईटी बीएचयू से किया, उसके बाद यूपीएससी के लास्ट प्रोसेस तक गए, और उसके बाद आपने केमिस्ट्री पर मूव ऑन किया, केमिस्ट्री एज ए केमिस्ट्री टीचर के तौर पे। तो वो मूव ऑन करने का फेज कैसा था, क्यों मूव ऑन किया सर उतने लेवल पे जाकर इधर केमिस्ट्री में? मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आप ऐसा लगता है कि सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी, और जब आप इतना जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था थर्ड अटेम्प्ट में, तो मेरे काफ़ी दोस्त सर्विसेज में जा चुके थे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं वैसा, तो वो भी थोड़ा सा हो गया था कि जैसा बाहर से प्रतीत होता है वैसा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक था कि अब फिर थोड़ा सा मोटिवेशन कहूँगा। फिर दूसरा एक ये था कि मतलब आप क्या है, अपने आप के सबसे एनर्जेटिक ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर यार, मतलब जब जो अभी तुम्हारी उम्र है ना, अराउंड 20 to 30 की एज के बीच का टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। तो अगर आप उस एज का यूटिलाइज सही से नहीं कर पाओगे तो आपके आगे की लाइफ इफेक्ट होगी, है ना। तो एक वो भी था कि एक सही टाइम पे सही, मतलब ऐसी चीज़ को जहाँ पे श्योरिटी ना हो छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमेशा जैसे हम जब भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो होता है कि एक प्लान भी होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए, है ना। तो हाँ, वो सही बात है कि वहाँ पे श्योरिटी नहीं है ना, और सही टाइम पे चीज़ों को छोड़ पाओ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चाहे कोई एग्ज़ाम से रिश्ता ले लो कि लोगों से रिश्ता ले लो, सही टाइम पे छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो च्युइंगम की तरह खिंचता रहता है। मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो 33-34 की एज तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब। और सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम उसको होती है जिसके साथ जिसके अंदर कैलिबर होता है, जिसका एकदम बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है, उसको पता चल जाता है 2-3 अटेम्प्ट में मेरे से नहीं होगा, है ना। और जिसका बहुत ही ज़्यादा एकदम श्योर होता है उसका हो जाता है, जो बहुत ही अच्छे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो कि बस थोड़ा सा और मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा और मेहनत की बात नहीं होती, कभी कभी लक की भी बात होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मान लो 700 सीटें हैं सिविल सर्विसेज में, तो जिसकी 700वीं रैंक आई है उसका सिलेक्शन हुआ है, और जिसकी 1700वीं रैंक आई है ना, वो सिलेक्शन से बहुत दूर था। लेकिन कैलिबर में 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, 19.5 और 19.9545 इतना ही फर्क होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सर तो मैंने जब आपके बारे में पता किया सर, तो आपने कोयल इंडिया का असिस्टेंट मैनेजर भी रहे। तो सर उतने बड़े लेवल का जॉब को छोड़कर आपने इतनी छोटे शहर मोतिहारी में आकर अपने आप को रखे, और इतने मोतिहारी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले 3 सालों से। क्यों अपने आप को, क्यों ऐसा इस टाइप? बड़ी जॉब से तुम क्या मानते हो? सर जैसे आजकल के बच्चों के सपने होते हैं कि मैं मोतिहारी छोटे शहर से बड़े शहर में जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कोलकाता जाएं, इंडिया से बाहर जाएं, वहाँ बड़े जॉब करें। मतलब बड़े शहर में नौकरी, बड़े शहरों में बड़ी नौकरी मानते हो? तो बड़ा शहर तो नहीं था, धनबाद में था मैं। अच्छा, और क्या मानते हो बड़ी नौकरी से, और क्या मतलब? सर वो तो कोयल इंडिया असिस्टेंट मैनेजर, हम लोग जैसे बहुत में ड्रीम मानते हैं कि उतने बड़े कंपनी में मेरे को जॉब ही मिल जाए, कुछ छोटा पोस्ट ही मिल जाए। आप उतने बड़े कंपनी में बड़ा असिस्टेंट मैनेजर है, तो वहाँ से अपने आप को करके मोतिहारी में सर लाएं। सबसे पहले सर अपने जयपुर था, उतने बड़े शहर राजस्थान, वहाँ से IIT BHU। मतलब ये जब जॉब वगैरह आपकी लगती है तो आपके यहाँ ये अपेक्षाएं होती हैं कि ठीक ठाक अच्छा शहर हो। पर जब मैंने भी ज्वाइन किया ना, तो आई रियलाइज्ड कि मतलब पता था कि इतने बड़े शहर तो नहीं होते हैं। जैसे धनबाद भी मुझे मिला है, तो मुझे मिला था कोल इंडिया में, तो दैट वाज वन ऑफ द गुड सिटीज़ जहाँ पे तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी तो बहुत गांव वाले एरियाज़ भी हैं कोल इंडिया में, क्योंकि माइनिंग एरिया है ऑब्वियसली, तो वो माइनिंग एरिया आप शहरों में तो होगा नहीं, है ना। तो जब मैं गया था तो आई रियलाइज्ड कि 99% ऑफ द इंडिया ऐसा ही है। वो 1% ही है कि आपको बड़े शहर में जो रह रहे हैं। 99% ऑफ द इंडिया ऐसा ही है। 99% ऑफ द इंडिया की प्रॉब्लम सेम है कि साफ़ पानी नहीं है ना। बिजली तो फिर भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अच्छे स्कूल्स नहीं है। जैसे जो तुम बात बोलते हो कि कोल इंडिया छोड़ दिया, तो मतलब ठीक है, पैसा वैसा सब था, पैसा कमा लेंगे, पैसे का इतना शौक है नहीं। मतलब जैसे जो भी मेरी सैलरी थी उसमें से ये कह लो कि जैसे 90% ऑफ द सैलरी मेरे अकाउंट में पड़ी रहती थी। मैंने बाइक भी खरीदी थी 4-5वें महीने में, तो वो सीधे कैश देके खरीदी थी कि इतना पैसा था, और उसके बाद भी एक और बाइक खरीदने का पैसा अकाउंट में था, है ना। तो ऐसा नहीं था कि पैसे का इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्या है, अकेले इंसान हो, घर वाले सब अपने अपने सेटल्ड हैं, सबका अपना खूब पैसा है, सबके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो पैसे का कभी वो था नहीं। पर एक चीज़ जो मुझे फील होती थी कि व्हेन आई विल मूव अहेड इन माई लाइफ, जब बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके सपोर्ट सिस्टम की यहाँ पे चीज़ें नहीं है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक मेरा फ्रेंड था, तो उसको पथरी का दर्द हुआ था, स्टोन्स का। अच्छा। तो वो हॉस्पिटल गया, उसके पता नहीं कितने 4-5 इंजेक्शन ठोके कि उसके होठ फूल के इतने बड़े हो गए थे। बोले कि मतलब इतनी बड़ी नौकरी करने का क्या फ़ायदा जब आपके पथरी का इलाज नहीं हो पा रहा सही से, है ना। और कल को तो मतलब एक मिसकैरेज का भी केस हुआ था सीनियर कि मतलब आप कहने को तो इतनी बड़ी कंपनी है, जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन के मामले में नहीं है। जनरली जैसे एक मेरे सैनिक स्कूल के सीनियर थे वहाँ पे, वो मतलब एजेंट बोलते हैं, वैसे जनरल मेजर के जस्ट नीचे वाली पोस्ट होती है, AGM वाली, उस पोस्ट पे थे। मतलब बहुत सीनियर, बहुत जाने माने इंसान, है ना, BCCL के। तो मतलब ऐसा था कि अब आप इतने बड़े इंसान, लेकिन आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। क्यों? उनकी फैमिली जयपुर रहती थी, जस्ट बिकॉज कि आपके लिए बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन और आपका हेल्थ केयर, वो वहाँ पे नहीं है। तो मतलब क्या मतलब है फिर नौकरी करने का? अगर ज़िंदगी मुझे कोयले की खदानों में ही बितानी है, और फिर मैं सोचूं कि मेरा बच्चा के लिए पास पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब है उस नौकरी का? सर ये सुनकर मुझे भी बहुत ये इमोशनल हुआ कि फील हुआ कि अब बड़े शहर में रहना ही अच्छी बात नहीं है। सर अब इससे हम आगे बढ़ते हैं आपके लाइफ जर्नी से। सर अब केमिस्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर बोर्ड लेवल केमिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव लेवल केमिस्ट्री दोनों में डिफरेंस क्या है सर?
मतलब ऐसे बोर्ड लेवल केमिस्ट्री और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केमिस्ट्री में स्पेसिफिक कुछ अंतर है। जैसे बोर्ड्स आपकी अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग चीज़ें टेस्ट करता है। यूपीएससी के तीनों स्टेजेस अलग अलग चीज़ें टेस्ट करती हैं। सिमिलरली बोर्ड्स की डिमांड अलग है। बोर्ड्स की में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डेप्थ लेवल पे जानना होगा चीज़ें, है ना। ऑप्टिमम टाइम रहता है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का, है ना। ऑप्टिमम सोर्सेज अवेलेबल हैं, और एक तो बेसिक चीज़ यही है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना है ना। तो बोर्ड्स में बहुत ही आपको बस आपको अपना एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपके आंसर्स किस तरह से आप लिख रहे हो, आप क्वेश्चंस की डिमांड समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, है ना। वो बेसिक चीज़ है ना, कि आपकी राइटिंग एक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए बोर्ड्स के लिए। उसके अलावा आपके मतलब जैसे बायो लिख रहे हो, डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए। केमिस्ट्री को तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, केमिकल रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि जहाँ पे भी दिख रहा है कि रिएक्शन आ सकती है तो उस जगह लिखनी है ना। तो बोर्ड्स इतना मांगता है कि अगर मतलब जैसे मार्किंग स्कीम भी आप कभी देखोगे बोर्ड्स की, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर डिमांड मुश्किल से उसकी 30 या 40 वर्ड्स की रहती है, कि 30-40 वर्ड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आंसर में, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एक प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट करता है, कि आप जैसे नीट ले लोगे तो आपको 19x2 इतने क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन करने हैं, है ना। आप जेई एडवांस को देखोगे तो आप उसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने, लेकिन आपको एक अपना लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा चाहिए, है ना। आप वहीं मेंस का देखोगे तो आपको आपकी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, आपको आपकी स्पीड भी अच्छी चाहिए, है ना। तो हर एग्जाम अलग अलग टेस्ट करता है। बोर्ड्स जो टेस्ट कर रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट ही नहीं कर रहा है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट कर रहा है वो बोर्ड टेस्ट ही नहीं कर रहा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर आजकल के बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं जाते हैं, उनके लिए क्या कैसा है, कोई सजेशन? मतलब जनरली ये चीज़ मैंने छोटी क्लासेस में देखी। क्या है कि आप जैसे ही 6th 7th 8th में धीरे धीरे आते हो, 9th में धीरे धीरे आते हो, वैसे वैसे आपको सिम्बल्स दिखने लगते हैं केमिस्ट्री में, है ना। पहले आपको एलिमेंट्स के सिम्बल्स दिखते हैं, फिर धीरे धीरे आयन दिखते हैं, फिर कंपाउंड दिखते हैं, फिर रिएक्शन दिखने लगती है। तो जो बच्चा वो इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाता ना, जो पहले एलिमेंट्स के सिंबल ना सीखे, फिर एलिमेंट से आयंस ना सीखे, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जैसे आइडिया ना लगे सही टाइम पे, है ना। और जो सिर्फ रटने पे ध्यान दे, रटने वाले बच्चे को प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, कि आप चलो 10th तक रट भी लोगे कि कितनी गिनी चुनी 50 रिएक्शन है, लेकिन 10th के बाद जब आप 11th में आओगे तो आपका रट नहीं सकते चीज़ों को, है ना, इतनी वास्ट है। तो ये मैंने कॉमन देखा है, रटने वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने कभी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स अचीव ही नहीं किए कि आयन होता क्या है ना। मैं कहूँगा कि ऑक्साइड का आयन O2- ही क्यों है, O3- क्यों नहीं है ना। अभी ये किसी में 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग वालों से भी पूछ लो कि ये O2- ही क्यों है, O- क्यों नहीं है, O3- क्यों नहीं है, नहीं बता पाएंगे, है ना। वो आपको वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, तब आपको मजा आएगा केमिस्ट्री में। नहीं तो अगर आप रटने बैठ गए तो फिर रटते रटते डर ही लगेगा एक टाइम के बाद। सर एआई और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कैसे बदल रहा है? ये काफ़ी बदल रहा है। मतलब मैं तो कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा ईजियर हो गया अब तो काफ़ी, जब से मतलब जनरल जीपीटी आया है, काफ़ी मतलब ये कहूँगा कि अब तो एडवांस वाले क्वेश्चंस भी ठीक ठाक तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे मतलब एक जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, तो मेरा जो आंसर था मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने चैट जीपीटी से कोई आंसर की तब तक आई नहीं थी एडवांस की, बस क्वेश्चन पेपर मिल गया था, तो उससे करवाया तो आंसर मिल गया, लेकिन उसका मेथड अलग था। फिर मैंने उसको बोला नहीं इस मेथड से नहीं, इस मेथड से करके बताओ, मेरा वाला मेथड उससे थोड़ा सा बस हिंट दिया इस मेथड से करके, तो उसने उस मेथड से भी करके दिखाया। तो अब इस लेवल पे आगे आया है कि हाई लेवल ऑफ टफनेस लेवल ऑफ, जैसे अभी प्राचीन सर भी मैथ का क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा, वो करवा के देखा था हमने। हम मतलब हम एआई को टेस्ट करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन कर पाएगा कि ये क्वेश्चन कर पाएगा कि ये। तो अब काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि हाँ एआई एडवांस हो गया है, तो बच्चों के पास बहुत अच्छा है ना कि आपको सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने अब चीज़ों के, आपके पास एक है जो आपको सोल्यूशन बता सकता है, एक मतलब बस कॉपी पेस्ट करना है आंसर, सोल्यूशन मिल जाएगा। पर बच्चे उस तरह से यूज़ नहीं करते, मेन प्रॉब्लम ये है ना। जैसे बाकी कॉलेजेस वगैरह में भी आप देखोगे तो अब प्रोफेसर्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अब आधे असाइनमेंट तो आधे बच्चे चैट जीपीटी से कर लेते हैं, है ना। तो ये अब दोनों को इवॉल्व होना, स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
जो पढ़ना चाहता है उसके लिए AI इज़ बेस्ट। आपको अब एक्स्ट्रा सोर्सेज 10 जगह के सोर्सेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बोलो ना उससे कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स के 100 क्वेश्चन निकाल के दे, PYQs निकाल के दे, वो निकाल के देगा। आपको पढ़ने का मन होना चाहिए बस। सर जैसे आपने सर जेई का प्रिपरेशन कोटा से किया, सर उस समय कभी ऐसा लगा कि अब ये एग्ज़ाम हमसे नहीं हो पाएगा? सही बताऊं तो उस समय ना मैंने कभी सोचा कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और ना ये कभी सोचा कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। कि मुझे उस प्रोसेस से बहुत लगाव हो गया था। प्रोसेस इन द सेंस जो हम कहते हैं कि डेली कुछ नया पढ़ना, है ना। जैसे आप जब भी जेई की तैयारी करोगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है ना। और दूसरी चीज़ जिससे मज़ा आता था कि अपने आप को टेस्ट करने में, कि जैसे 10 दिन पहले वो पढ़ा था, अपना दिमाग में कुछ नहीं, रोड पे घूम रहा हूँ तो भी 10 दिन पहले वो पढ़ा था, वो मुझे याद है या नहीं याद है, कोई नहीं, अभी जाते ही मैं नोट्स वापस पलटूंगा, देख लिया, है ना। खुद को टेस्ट करते रहो। और फिर उसके बाद प्रोसेस फॉलो करने में मुझे मज़ा आता था कि अच्छा आज ये 15 क्वेश्चन मिले, नया पेज मिला है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन करने हैं। और फिर थोड़ा बहुत काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि होगा नहीं होगा। साथ वाले लोग भी थे, वो भी सेम इसी प्रोसेस वाले थे कि होगा या नहीं होगा सोचने का उनके पास, मतलब या तो कह लो कि इतने मैच्योर नहीं थे कि हमें इतना पता होगी कितनी बड़ी चीज़ है ये जो भी हम कर रहे हैं, है ना। आपको प्रेशर कब फील होता है? जब आपको पता हो कि हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैं कैमरा वगैरह हटा दूँ तो तुम थोड़े सहज हो जाओगे, है ना। अभी जो तुम कांप रहे हो वो थोड़े सही हो जाओगे, है ना। किसका प्रेशर है? यही प्रेशर है ना कि कैमरा है। यस सर, है ना। कैमरा हट जाएगा तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो वही कि आजकल के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझ हो गई है कि जेई इतनी बड़ी चीज़ है ना। वो किसी भी कारण से देख लो कि अब सोशल मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जेई ये अकेली चीज़ है। बच्चे अपने उस चीज़ को अपनी लाइफ मान लेते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो मतलब मैं कहूँगा जो एकदम दिल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो जेई को अपनी एक तरह से लाइफ मान लेते हैं कि यही है जो है ना। वो भी सही नहीं है ना। तो ये सोचना कि नहीं होगा तो क्या होगा, उस चक्कर में 4 दिन बर्बाद कर दो, क्या मतलब है। प्रोसेस के साथ मजे करो, प्रोसेस को फॉलो करो। आज दिन में तुमने अगर 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो आज क्लास में पढ़ाया था वो सही से पढ़ लिया है, तुम्हारा 80% काम वही हो गया। बस 20% काम वो बचेगा कि जब ये प्रोसेस सारा सिर्फ तुम पे, एक इंसान पे डिपेंड करेगा कि अब अगले 1-2 महीने में पेपर है, तुम प्रेशर के अंदर कैसा बिहेव कर रहे हो। एग्जाम में वो 3 घंटे जब बैठोगे तब वहाँ प्रेशर पे कैसा बिहेव कर रहे हो। बाकी 20% वही है, 80% इज़ द प्रोसेस, है ना। तो इसलिए ना बार जल्दी एग्ज़ाम दिलवाए जाते हैं कि एग्ज़ाम से फैमिलियर हो जाओ, एग्ज़ाम के माहौल से फैमिलियर हो जाओ, ताकि वो एग्ज़ाम में जो 3 घंटे में जो प्रेशर आता है वो तुम्हारे लिए आम बात हो जाए। सर आज के डेट में देखा जाए तो उस समय सर आपके जैसा जेई का प्रिपरेशन करते थे तो उस समय फैमिली का सपोर्ट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या टीचर का सपोर्ट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फ्रेंड का सपोर्ट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जेई के प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के टाइम पे मैं कहूँगा कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दे आर द वंस हु मेक यू, दे आर द वंस हु ब्रेक यू। जैसे अगर मैं अपने मतलब जो पीजी की भी बात करूँ तो हम सब IITians हैं। पीजी के हम सब हर एक बच्चा IITian है। एक बिट्स पिलानी में गया था, बाकी चाहे 12th के साथ मेरे साथ हो गया हो। IIT दिल्ली में एक गया था, IIT दिल्ली में एक रिपीट किया था उसने, उसके बाद IIT बॉम्बे गया था, एक IIT कानपुर गया था, एक VIT वेलोर, वो भी अच्छा कॉलेज है, वहाँ गया था, एक बिट्स पिलानी गया था, ऊपर एक भैया रहते थे वो IIT खड़गपुर गए थे। तो वो माहौल वैसा था हमारे पीजी का कि जो नहीं भी चाहता है वो भी देख के पढ़ने लग जाए, ऐसा माहौल था, है ना। तो वो बहुत मैटर करता है। और वहीं पे जब हमारे साथ वाले जो भी थे कोटा में हॉस्टल्स वाले बच्चे देखते थे तो उनका माहौल एकदम ख़त्म था कि हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा उस एज में क्या होता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटाइस मतलब जो आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो उनके लिए खराब करेंगी फ्यूचर को, है ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको देख के कोई नहीं सोचता ये कितना पढ़ रहा है मैं पढ़ लूँ। कोई बच्चा साइबर कैफे में 10 दिन बैठ रहा है तो उसको देख के सोचता है हाँ ये कर सकता मैं भी कर सकता हूँ, हाँ। तो वो अपना जो सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन कह लो या फिर एक अच्छा फ्रेंड सर्किल कह लो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट बस एक बेर मिनिमम लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। जैसे कोई बच्चा अगर घर से प्रिपरेशन कर रहा है तो बस इतना कि पेरेंट्स उस पर एक्स्ट्रा बोझ ना डालें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, है ना। बस उससे सही लाइन पे बनाए रखें और थोड़ा सा उसे पढ़ाई के लिए टाइम दे, घर की चीज़ों में कम इन्वॉल्व करें। बाकी उसके अलावा टीचर्स का तो मैं कहूँगा कि हाँ एक टीचर का तो नहीं, एक अच्छा कोई अगर आपको गाइड मिल जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। टीचर इतना अच्छा नहीं लेकिन मेंटर कोई एक अच्छा मिल जाए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि मतलब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं नॉलेज अब इंटरनेट का ज़माना है ना, कि सब कुछ आपको रेडिली अवेलेबल है। आप किसी फ्री वाली यूट्यूब पे कोई फ्री लेक्चर भी देखेंगे किसी चैप्टर का, और आप पैसे देके जिस कोचिंग में अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस होगा, या फिर ये कह लो कि अगर दोनों ऑनलाइन चीज़ों, दो ऑनलाइन क्लासेस को कंपेयर करोगे तो 19-20 का फ़र्क होगा। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ आपके पास एक अच्छा गाइड है कि नहीं, आपको वो सही पाथ दिखा पा रहा है कि नहीं। अगर आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं तो आपको वापस रास्ते पे ला पा रहा है कि नहीं, बस। सर जब आपने आईआईटी सर क्रैक किया तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको हुआ कि आपकी फैमिली को हुई कि आपके टीचर्स को हुए? सबसे ज़्यादा खुशी किन्हें हुए? फैमिली को तो बहुत खुशी हुई थी, मतलब जैसे मतलब कभी भी बच्चों के अचीवमेंट्स में मम्मी तो रो ही देती हैं। यस सर, उसमें आप भी इमोशनल हुए थे सर? इमोशनली मेरे साथ वैसा था कि हो गया क्या हो गया क्या, मतलब एग्ज़ाम देते ही वैसे मुझे पता था हो जाएगा। मतलब जैसे एग्ज़ाम देते ही पापा ने पूछा था कि हो जाएगा क्या, नहीं पापा ने कुछ ऐसे पूछा था कि कैसा गया। हाँ, तो मैंने बोला कि पापा इतना ठीक तो नहीं हुआ जितना सोचा था, पर अच्छा हुआ। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, रिपीट कर लेना। नहीं पापा हो तो जाएगा पर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो वैसा थोड़ा था कि पता था पहले से हो जाएगा। सर उसके बाद जब आपको फैमिली को पता चला कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी BHU IIT BHU आपको मिली है, तब फैमिली का रिएक्शन क्या था और आपका रिएक्शन क्या था सर उस समय? फैमिली का तो ये था चलो इस बहाने बनारस विश्वनाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा सब ऐसे ही थे कि जैसे नानी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो अरे वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है, मुझे भी ले चल, ये वाला था। सर तो आज की डेट में IIT क्रैक करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी? आई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपने गोल की तरफ हमेशा नज़रें टिकाए रहना, और कभी भी डीमोटिवेटेड हो तो किसी सही इंसान से बात करना। सर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं सर, सुबह से लेकर इवनिंग तक के बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं। उसके बाद कोई आकर सर आप लोगों को 2 कौड़ी के टीचर से सम्मानित करता है। क्या वो अंजना ओम कश्यप के कह रहे हो? बिल्कुल सर, मेरे नाम लेने में क्यों घबरा रहे हो, करते हो क्या? नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, बट आपके मुंह से सर। नहीं, उनको क्या है, उनको थोड़ा एक्सप्रेशंस जो करना है, चीज़ों को सही इमोशन में एक्सप्रेस करना नहीं आता है। वो 2 कौड़ी का कह रहे थे, उनको कौड़ी का मतलब शायद बताना पड़ेगा ना। वो कौड़ी जानते हो क्या होता है? कौड़ी नहीं जानते तुम? कौड़ी होते हैं मतलब सबसे छोटा चीज़ को 2 कौड़ी सर, एक वेट करने वाले कोई चीज़ होती है ना, नहीं मापते हैं। कौड़ी होता है तो वो देखें, शंख देखें जो समुद्र से आते हैं छोटे छोटे। यस सर। उसी शंख का यूज़ हमारे पूजा अर्चना में भी होता है। तो वो हमें ऐसे कह रहे थे कि भगवान के साधक हैं, मतलब, और मतलब तुम अच्छी अच्छी कौड़ियों की कीमत देखोगे तो करोड़ों में है, 4 दिनों का शब्द बिक जाए उतने में, है ना। तो इतने महंगे महंगे होते हैं। तो वो थोड़ा सा उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, इमोशन सही नहीं था। हाँ, चीज़ सही बोल रही थी, 2 कौड़ी के हैं, है ना, उन जैसे 4 आ जाएंगे। सर उनको जैसे TRP नहीं मिल रहे थे, कुछ दिनों से नहीं थी, तो उन्हें सोचा कि आज के टीचरों को ही क्यों ऐसा बात ना बोल दे कि टीचरें बोल रहे हैं मेरी चर्चा फील होने नहीं, वो लगी। थोड़ा हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, मिलता रहना चाहिए सही टाइम पे। वो अटेंशन मांग रही है। सर अब एक रैपिड फायर का हम इंसिडेंट करते हैं सर, इससे अलग करके सर टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी। IIT या UPSC? IIT। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। सर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। सर 1 वर्ड फॉर अभ्यास IIT? दिल। 1 वर्ड फॉर स्टूडेंट? दिल। सर ये बदल थोड़ी सकता, अभ्यास IIT बोलोगे तो मैं स्टूडेंट सोचूंगा, स्टूडेंट बोलोगे तो अभ्यास सोचूंगा, एक ही बात है। आज की डेट में सर आप एक टीचर नहीं होते तो क्या होते हैं? अगर मैं एक टीचर नहीं होता तो मैं भी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होता। सर बुक और मोबाइल? बुक। डिसिप्लिन और मोटिवेशन? डिसिप्लिन। मार्क्स या नॉलेजमेंट? नॉलेज। हॉस्टल लाइफ और होम लाइफ? हॉस्टल लाइफ। सर सक्सेस और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। सर क्रिकेट और चेस? क्रिकेट। सर टीचर और स्टूडेंट? मैं माई सेल्फ एज ए टीचर और एज स्टूडेंट। स्टूडेंट। सर मूवी और वेब सीरीज? मूवीज। सर एनी फेवरेट मूवी? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। सर कोई एक शब्द बोलकर आपके दिमाग में क्या आता है सर, वो उसका जवाब देना है सर। ठीक। IIT? IIT सेकंड होम। सक्सेस?
सक्सेस माइंड, दिमाग में है सक्सेस की, मतलब आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानते हो कि नहीं आप सक्सेसफुल हो। सर फेलियर? मतलब मैंने आजकल ये देखा है बहुत, खास करके अभी करंट जनरेशन में, दे इजीली गिव अप। मतलब जैसे ही पहला फॉर्म ऑफ स्ट्रगल उनके सामने आता है, दे गिव अप कि नहीं हो रहा मुझसे, है ना। तो अगर ऐसे ही गिव अप करने लगे तो लाइफ में नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल। यू हैव टू बी रेजिलियंट, यू हैव टू बी परसिवरेंट। आपको बार बार गिर के खड़ा होना आना चाहिए। अगर आप नहीं हो पाओगे खड़े तो लाइफ इज रूथलेस, तबाह कर देगी तुम्हें। तो डोंट गिव अप टू इजीली, किसी भी फील्ड में हो, डोंट गिव अप। थैंक यू सर इतना सारा समय देने के लिए हमारे पॉडकास्ट को। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉडकास्ट हमारे ऑडियंस को, हमारे बच्चे को, हमारे मोतिहारी वासियों को अच्छे लगेंगे। और उम्मीद करते हैं सर हम सभी मिलकर अभ्यास आईटी को बहुत बड़ा बनाएंगे और मोतिहारी के बच्चे का सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू भरत फॉर ऑर्गेनाइज दिस, थैंक यू। और थैंक यू सत्यम इतना अच्छा काम करने के लिए। हम लोग तो कैमरे के आगे दिख रहे हैं, बट कैमरे के पीछे भी इससे दुगना हार्डवर्क चल रही है। एक है जिसकी वजह से 4 टेक ज़्यादा लेने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू।